नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उस हस्ती से जिसे रमन सिंह की 15 साल की सरकार को गिराने का श्रेय जाता है, जो सरगुजा के महाराजा होने के बावजूद आम आदमी के बीच इतने रचे बसे हैं कि लोग उन्हें प्यार से टीएस बाबा के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिंहदेव जी से। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना को लेकर एक पूरा बात चल रही है और एक आज आप कह रहे हैं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है, उस वैक्सीन का जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता है तब तक आप उसको छत्तीसगढ़ को नहीं चाहिए, इसको लेकर आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये क्या मामला है? ये शुरू से ही हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी, कई विशेषज्ञों से भी चर्चा करके उनकी भी राय जान के जी, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के विशेषज्ञ रहे हों, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहे हों, स्वाभाविक है कि किसी एक मुद्दे पे विभिन्न राय रहती हैं। कोई कहते हैं कि नहीं ठीक है लगा लीजिए, कोई कहते हैं कि अभी अंडर ट्रायल है लगा लीजिए। और फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार के एक प्रतिनिधि होने के नाते जब निर्णय लेना पड़ता है तो अंततः जो सबसे उचित लगता है जनहित में वो निर्णय लेने की कोशिश मैं करता हूँ। जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी 2 तारीख को, 3 तारीख जनवरी को, उसी समय ये बात आई थी कि अभी ये फेज़ 3 ट्रायल इसका पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 लोगों में फेज़ 3 ट्रायल करना था, 23,800 में करीब हुआ था, बाकी में फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था। और आश्चर्य भी व्यक्त हुआ कि ये कैसे परमिशन उसको मिल गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो हैं वो यही कहते हैं कि आपात स्थिति का एक क्लॉज डला हुआ कि आपात ये जो पूरा है ये पूरा आपात स्थिति में ही काम हो रहा है। आपात स्थिति के अंदर ये आपात स्थिति है। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में ही पूरी दुनिया में, वरना सामान्य रूप से एक वैक्सीन बनाने में 5, 10, 15 साल लगते हैं। आप जानवरों पे ट्रायल करते हैं, बंदरों पे करते हैं, खरगोश पे करते हैं, चूहे पे करते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना कि कई जानवरों पे करने के बाद फिर मानव परीक्षण करते हैं कि वहाँ नेगेटिव नहीं दिखा, आप छोटे सैंपल लो कि ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो, तो उसका नाम है फेज़ 1 कि आप 200, 500 कुछ लोगों पे ट्रायल करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है, ज़्यादा लोगों को रिस्क में ना डालें। जब उसमें ट्रायल में ओके होता है फिर फेज़ 2 में आप उसको बढ़ा देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए 1000, 2000 लोग, तो वो भी 2 ही हजार लोग हैं 137 करोड़ में से देश में, तो 2000 में से फिर आप देखते हैं कि नुकसान फायदा है कि नहीं। तो ये जो वैक्सीन है इसने फेज़ 1 और फेज़ 2 सफलतापूर्वक पार किए। अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 की सफलता से ही वैक्सीन लगाई जा सकती है तो फेज़ 3 क्यों रखना? पूरी दुनिया में फेज़ 3 क्यों रखना? वही वैज्ञानिक हैं, अलग अलग राय वाले होने के बाद भी जो निर्णय हुआ कि नहीं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल होंगे। फेज़ 3 ट्रायल का डाटा आने के बाद में फिर सरकारें उसका परीक्षण करेंगी और फिर अनुमति देंगी। से उदाहरण के लिए कोविशील्ड चल रही है, तो कोविशील्ड में देश के अंदर फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुए हैं, ये ब्रिटेन में हुए, ब्राज़ील में हुए। वहाँ के जो परिणाम आए उन परिणामों को यहाँ भेजा गया। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको बैक कर रही है, एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो इसके निर्माण में लगी हुई है। उन्होंने अनुमति दी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही वैक्सीन बना के तैयार रखी थी, 2-1 करोड़ वैक्सीन। ये अनुमति वगैरह मिलने से पहले ही तैयार थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडी हैं देने के लिए। फिर जब डाटा आया फेज़ 3 ट्रायल के बाद, वो डाटा देश के वैज्ञानिकों के सामने, जो हमारी बॉडी है ड्रग कंट्रोलर, उनके सामने रखा गया। केंद्र सरकार कोवैक्सीन देती है तो क्या छत्तीसगढ़ लेने को तैयार नहीं होगा? मैं तैयार आज के दिन नहीं हूँ, वही मैंने निवेदन किया। 2 पत्र मैंने आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को लिखे कि इन परिस्थितियों में जब आप स्वयं वैक्सीन लगाते समय फॉर्म भरवा रहे हैं और उस फॉर्म में लिखा है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 के परिणाम तो सफलतापूर्वक ट्रायल हुए हैं, लेकिन फेज़ 3 अभी इनकम्प्लीट है। वो फॉर्म में लिखा है जिसमें आप लेना चाहेंगे तो आप दस्तखत करेंगे, मैं लेना चाहूँगा तो मैं ले सकता हूँ ये दस्तखत करके। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए कि ट्रायल कराए, ये उस कंपनी का काम है। भोपाल में अभी बात आई थी कि एक व्यक्ति को ट्रायल के दरमियान दिया गया था, चाहे किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई, 700-600 रुपये, 700-800 रुपये बतौर ट्रायल कुछ लोगों को दिया गया। कुछ लोग वॉलंटियर करके आते हैं। इस तरीके से बड़े पैमाने पे ट्रायल होते हैं। तो उन ट्रायल की प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना ये एक सैद्धांतिक मान लीजिए, एक नैतिक निर्णय मान लीजिए, मेरे से नहीं बनेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कहूँ कि लगा लो।
हमने ये देखा कि अभी कोई भी नागरिक आपको जो है सीधे फ़ोन तो लोग लगाते ही हैं, लोग आपको वीडियो कॉल करके अस्पताल से बात कर रहे हैं और इतनी सहजता से आप उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन जब आप इतने सहज हैं, इतने सक्रिय हैं हेल्थ सेक्टर को लेके, तो मध्य प्रदेश से यदि मैं तुलना करूं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना इतना ज़्यादा क्यों फैल गया था? क्या कारण आपको दिखता है? एक समय था जब मीडिया में भी ये बात आ रही थी कि कोरोना को छत्तीसगढ़ ने काबू पा लिया। हाँ, 59 प्रकरण आए थे, जो शुरुआत का मामला था। 56 डिस्चार्ज हो गए थे, 3 बाकी थे। और उस समय भी जो मैं समझ के, पढ़ के, लोगों से बात करके, विशेषज्ञों से चर्चा करके समझ सका था, मैंने उस समय भी ये कहा था कि बाहर से जैसे ही लोग आएंगे, अप्रवासी श्रमिक कह लें या जो भी आना जाना जैसे ही खुलेगा, ये बड़े पैमाने पे खुल सकता है, फैलेगा, फैल सकता है नहीं, फैलेगा और इतने लोगों तक की मृत्यु हो सकती है। तो मेरी बड़ी आलोचना हुई थी। उस समय एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। उन आंकड़ों का विश्लेषण करके मैंने कहा था कि 6,000 तक लोगों की मृत्यु की संभावना है अगर ये इस तरह से। विशेषज्ञ का तो कहना था कि और ज़्यादा, मैंने उसको काट के 1/3 करके प्रस्तुत किया था, उसमें भी ये स्थिति थी। तो एक अनुमान था, कोई ये नहीं था कि ऐसा होगा, उसी अनुमान पे आदमी तैयारी करता है और आज वो घटते हुए हम लोग देख रहे हैं। आपने आलोचना की बात की, तो जिस तरीके के आप सीधे सपाट बयान देते हैं उस बार उसको लेकर कई बार आलोचना भी होती है, जिज्ञासा भी जगती है। एक सूरजपुर में आपने बयान दिया था कि कोई एक मन्नत मानी है, वो पूरी हो जाए तो 101 बकरे की बलि देंगे, ऐसा कुछ कहा था। ये क्या कारण? बलि नहीं था, हाँ जी, अर्पित करने की बात। 101 बकरे देने वाली बात थी। वहाँ पुरातन समय से, राजाओं के समय से एक पूजा अर्चना का स्थल है, जहाँ हम लोग के परिवार की भी भूमि रही। वहाँ पर पूजा अर्चना में भी परिवार के लोग भी जाते रहते थे, आज भी कभी कभी जाते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी दैविक, ग्रामीण दैविक शक्ति के रूप में उस केंद्र को माना जाता है। वहाँ कुछ लोगों ने आमंत्रित किया था, एक फुटबॉल टूर्नामेंट था, उसमें गया था, तो उस स्थल पे भी हम लोग पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। वहाँ ये बात आई तो मैंने उस बात को कहा था। वो आपने कहा था मैं आमतौर पर मन्नत मानता नहीं हूँ, अपने लिए नहीं मानता, लेकिन ये ऐसी कोई मन्नत मानी थी आपने, क्या पूरी हो गई कि नहीं हुई? मेरे को उसी दिन जो वहाँ के बैगा थे उन्होंने कहा कि मन्नत के बारे में बोला नहीं जाता, और आप जानते हैं कि कैसे होता है, जो अपने पास मन्नत रखी जाती है, जब पूरी हो जाती है तो कहीं जाके धागा बांध देते हैं, कहीं जाके उसको उतार देते हैं, कहते हैं। हम लोगों को मीडिया को वहाँ कैमरे फोकस हमेशा रखना पड़ेगा सूरजपुर में कि जब मन्नत पूरी हो जाए तो फिर वो दिखाई दे। वो भेंट है। आज के ज़माने में तो कई संवेदनशील मुद्दे, उसमें भी मुझे आलोचना का केंद्र बनना पड़ा कि 100 बकरों की बलि। जी हाँ, मैंने बलि तो नहीं कहा था, लेकिन ये है, सही बात है ये बात जी। लेकिन बलि प्रथा अभी भी विद्यमान है ग्रामीण क्षेत्र में। कई जगह लोग बलि चढ़ाते हैं और वो उन देवी देवताओं को उस तरह से मान के अभी भी पूजन करते हैं। तो एक तरफ काफ़ी संवेदनशील विचार रखने वाले नागरिक भी रहते हैं, मेनका जी हैं, और लोग हैं जो पशुओं के संदर्भ में विशेष संवेदनशीलता रखते हैं। तो ये समाज ऐसे ही विचारों के बीच में चलता है। पशुओं से जुड़ा एक मसला आपके क्षेत्र का भी है, सरगुजा का। एक लंबा लेमरू प्रोजेक्ट जो है, एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात, वो लंबे समय से चल रहा है और उसमें कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो खासा खास उद्योगपति होने का आरोप लगाते हैं, उनमें से एक अडानी जी की शायद वहाँ पर कुछ माइंस वगैरह का भी मामला है। तो वो क्या अड़ंगे हैं उस प्रोजेक्ट में, वो क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है अभी? लेमरू कोरबा जिले का वन क्षेत्र है, और रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित किया था, अशासकीय संकल्प, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, वहाँ भेजा था कि ये हाथियों का प्रकोप बढ़ रहा है, उनके रहायशी क्षेत्र के लिए एक हाथी का रहायशी क्षेत्र हम लेमरू अभ्यारण्य के रूप में बनाना चाहते हैं। उसकी अनुमति भी केंद्र सरकार से आ गई, लेकिन अनुमति आने के बाद रमन सिंह जी की सरकार ने उस पर काम रोक दिया। और उसी बीच में कई लोग, कोई एक कंपनी नहीं, कई कंपनियां जमीन के लिए दावा अपना करना लगी। कोयला बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा भी हो सकता है, अलग अलग ग्रेड के कोयला है। तो उस कोयले को के खनन के लिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन मिलेगी तो हो सकता है सस्ती मिले, तो मुख्य उद्देश्य उसी बात का होता है कि सस्ता मिल जाए, कोयला निकालने लाभ भी है और देश के
धन के लिए या बिजली बनाने के लिए में भी काम आ सकता है। हम लोग पक्षधर थे लेमरू अभयारण्य की स्थापना के, जो पहले 450 वर्ग किलोमीटर का था। घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने डाला और कैबिनेट ने इसको 1995 वर्ग किलोमीटर का पास भी कर दिया। तो वो हो चुका है, पास हो चुका है। उसके बाद जो अभी बात चल रही है कि और जो उससे लगे हुए क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है क्या, तो लेमरू अभयारण्य तो स्थापित हो चुका। तो एलिफेंट तो शायद सरगुजा तरफ से भी आते हैं, जो आपका क्षेत्र है खासकर उधर हाँ, से भी आना है, जंगल क्षेत्र वास्तव में सरगुजा अंचल और सरगुजा का इलाका जंगली हाथियों के लिए काफ़ी मशहूर एक समय में था। परिवार के लोगों को महारत भी हासिल थी। अंग्रेज़ों ने उस बाबत बल्कि किताब में लिखा भी है कि जो है आप दशहरे मनाने के लिए अपने दादाजी के साथ हाथी पर सवार होकर जी एक बार गया था जी। वो शायद आखिरी मत रहा हो, फिर उनकी डेथ हो गई थी जी 1964 में। तो सरगुजा में भी मर्जर के समय करीब 100 हाथी थे, रियासत के पास 100 हाथी थे, फिर अलग अलग जगह उसको दे दिया और जंगलों में भी हाथी थे। तो आखिरी हाथी सरगुजा अंचल में तैमूर पहाड़ एक कहलाता है, तैमूर पिंगला एक सेंचुरी है सरगुजा में, बल्कि अब सूरजपुर जिले में है। उससे वो हाथी उतरा था और पकड़ा गया था और उसके बाद से वहाँ हाथी नहीं थे सरगुजा अंचल में। बगल में उस समय बिहार, अब झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है, वहाँ हाथी थे। मैं खुद भी गया, मैंने देखा भी उन्होंने जो नुकसान पहुँचाया था बेतला में, बांस इत्यादि खाना चरना, उनके आने जाने का चिन्ह मिलते थे। पर वो हाथी कभी सरगुजा तरफ नहीं आए, वो बेतला तक थे, इधर नहीं आए। सिंहभूम में जैसे ही माइनिंग का काम चालू हुआ झारखंड में, उसके बाद से जो माइग्रेशन चालू हुआ तो वो प्रेशर आया होगा बेतला में और फिर हाथी चढ़ गए सरगुजा अंचल में भी और वहाँ भी आने लगे और अब तो महासमुंद तक चले गए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में डेरा बांधवगढ़ तक भी आ गए वो हाथी। तो एक बार मूवमेंट चालू होता है, बड़ा बदन है, उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, दैनिक चारा भी ज़्यादा चाहिए और एक वन क्षेत्र में वो सीमित नहीं रह सकते क्योंकि चारा समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद में, पानी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कारण है कि वो थोड़ा भ्रमण करते रहते हैं। सरगुजा रियासत में ही शायद देश के आखिरी जो है चीते की मौत हुई थी, शायद 2 चीतों की कोरिया में, हाँ कोरिया में। वो आपकी वहीं से लगा हुआ है बगल कोरिया में। अब मध्य प्रदेश में चीता बसाहट की बात हो रही, तो क्या आपका इंटरेस्ट है कि छत्तीसगढ़ जहाँ से चीते खत्म हुए वहाँ पर उनको जरूर होना चाहिए, जहाँ भी उनकी रहायशी क्षेत्र की गुंजाइश है तो उनको पुनर्स्थापित वन प्राणी को अब करना चाहिए। हम उनके जंगल में चले गए, हम उनके घर में चले गए, उनके घर को हमने काटा, हमने खेत बनाया, आबादी हमारी इतनी बढ़ी। अब ये भी जागरूकता आ ही गई है कि आबादी असीमित बढ़ाना घातक, सबसे बड़ा घातक कदम मानव का अगर कुछ हो सकता है तो असीमित आबादी, क्योंकि भूभाग तो नहीं बढ़ने वाला, पृथ्वी तो उतनी रहने वाली है। तो उस पर संसाधन जो रहेंगे उस पर आपने एक सीमा से ज़्यादा दोहन अगर किया तो पर्यावरण का संतुलन टूट जाएगा। स्वास्थ्य और पंचायत 2 विभाग आपके पास हैं। स्वास्थ्य में तो खैर कोरोना पे फोकस है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा अंचल है जो बहुत छोटे छोटे गांव आदिवासी इलाकों तक बसा हुआ है और खासकर नक्सलाइट का भी कई जगह ऐसा प्रभाव है। तो वहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने का कोई प्लान है या कुछ अच्छा काम आप कर रहे हैं? वहाँ उदाहरण के लिए आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा तो बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त बस्तर के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया। 1.5 साल में ये 3रा फेज़ हमने अभी कंप्लीट किया और मलेरिया का इंसिडेंस, एनुअल इंसिडेंस जो मलेरिया का मानते हैं वो देश में अगर 0.12 था तो बस्तर के कुछ संभागों में 40 था, 40 से ऊपर था मलेरिया। फेल्सीपेयर मलेरिया ज़्यादा होता है वहाँ, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के नाम पे भी, तो उस पे भी काम करके अभी संतोष है कि मलेरिया के इंसिडेंस फेज़ 3 के बाद में काफ़ी कम प्रतिशत उतरा है, 1 से नीचे आ गया है। फिर भी सजग रह के काम करते रहना है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये सुकमा ज़िले में इसके प्रकोप का आया था, फिर बकावंड वगैरह जो बस्तर उड़ीसा, लगता है उड़ीसा से इसका लेना देना है, वहाँ से आया। तो इस साल हम लोगों ने जापानीज एन्सेफेलाइटिस के भी टीके लगाए। पहले साल तो केवल सुकमा में लगाए थे, तो एक भी डेथ नहीं हुई थी। फिर ये अभी 5 जिलों में इसको किया है, ये संतोष का कारण है। और पहुंच की जो बात आपने कही, मितानिन के माध्यम से हर गांव में जो हमारी मितानिन है, ये वाकई में एक तरह से
आंगनवाड़ी ढांचा का कार्यकर्ता जैसा आधार है। कहते हैं उस टाइप का। वो आंगनबाड़ी हो गए, महिला बाल विकास, जी। और मितानिन हो गए ये आशा आशा वर्कर, वर्कर जो जी। करीब हर 250 की आबादी के पीछे एक होना चाहिए, और वो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी दवाइयाँ, पैरासीटामॉल हो गया या मलेरिया का जांच हो गया, ब्लड टेस्ट भी वो कर लेती हैं, 17-18 दवाई का पैकेज उनको दिया जाता है, तो गांव में अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बीपी वगैरह भी लेना, इस टाइप का बेसिक जानकारी और जानकारी देना। एएनसी है, मदर एंड चाइल्ड केयर से जुड़ी हुई ये ज़्यादा गतिविधियां हैं, तो गर्भवती माताओं का बराबर गर्भ में बच्चे हैं तब तक 4 चेकअप हो जाने चाहिए, तो ये मितानिनों के माध्यम से कराते हैं। उनसे प्रोत्साहन करा के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि वो घर में डिलीवरी हो, उसमें मृत्यु के चांस बढ़ जाते हैं, शिशु के भी, माता के भी, तो अस्पतालों में आके आप, इंस्टीट्यूशन में आके डिलीवरी कराइए, तो मितानिन को भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये हमारा बुनियाद है। और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी सुखद अनुभव ये रहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को इन कामों पे बाधा नहीं आई। हम मध्य प्रदेश की धरती पर राजधानी भोपाल में बैठकर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में आपने जब सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, दोनों जगह कर्ज माफ़ी का वादा था। आपने इतने शांतिपूर्वक ढंग से कर्ज माफ़ी पूरी कर ली कि कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी पूरी नहीं हो पाई, तो क्या अंतर आपको दिखता है? पैसों की उपलब्धता की बात एक हो सकती है और इच्छा शक्ति की बात हो सकती है। आपने जो कहा, मेरे को डिटेल्स तो नहीं मालूम मध्य प्रदेश के बारे में, यहाँ 2 लाख तक का लिमिट शायद किया था। शायद ये एक कारण है कि छत्तीसगढ़ में आप जैसे सजग मंत्री भी साथ में है कैबिनेट में, क्योंकि राजीव गांधी किसान सम्मान निधि की बात आई तो आपने कहा कि यदि सम्मान निधि की दूसरी किस्त नहीं जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा कोई मध्य प्रदेश कैबिनेट का कोई मंत्री बोलने वाला नहीं था। नहीं, हम लोग कमिटेड थे। राहुल जी ने देखी, चुनाव के समय जो पहली चुनावी सभा ली थी, सरगुजा के सीतापुर कस्बे में उन्होंने सभा ली थी, और वहीं उन्होंने ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर आती है तो 10 दिन के अंदर किसानों का एक कर्जा माफ, धान इत्यादि के लिए जो उन्होंने पैसे लिए थे, और धान की खरीदी हम 2500 रुपये में करेंगे। ये हमारे लिए एक टारगेट था। पार्टी ने सोच समझ के मैनिफेस्टो में भी इसको डाला था, और राहुल जी की सहमति से उसमें मैनिफेस्टो में डालने के बाद में उन्होंने घोषणा भी की थी। ये पहले ही दिन शपथ 17 तारीख को हुई दिसंबर को, और राहुल जी ने शपथ दिलाई, उनको हम लोगों ने हवाई अड्डे पे छोड़ा, विदा किया। उसके बाद कैबिनेट में गए, 3 मंत्रियों ने शपथ ली थी, वो कोरम पर्याप्त था कैबिनेट का, तो मुख्यमंत्री जी के साथ ताम्रध्वज भाई और मैं, और ये 3 मंत्रियों ने, कैबिनेट के 3 साथियों ने उसी दिन ये निर्णय ले लिया था कि कर्जा हम माफ़ करेंगे। उस कितने रकम का बनता है उसकी डिटेल्स निकाल लीजिए, और 2500 में धान की खरीदी होगी। तो एक इच्छा शक्ति भी उसके साथ में, वहाँ के आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोन लेना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, लेकिन हमको करना है। एक सवाल और है जो भोपाल में ही बनता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब ये सवाल आपसे होता है तो आप कहते हैं कि मैंने कहा कि इस बारे में छत्तीसगढ़ में नहीं बोलूँगा। जो 2.5 साल का फार्मूले वाली एक जो बात चल रही है, जिसको लेकर कई बार आप चर्चाओं में आते रहते हैं, तो क्या आप मध्य प्रदेश में बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई फार्मूला है या होने वाला है कुछ? ये छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, अब जीवन तक सीमित हो गया है कि ये नए न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मैंने इसको जोड़ लिया कि अब इस पे नो कमेंट्री रखना ठीक है, क्योंकि बात विवाद का रूप ले लेती है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब भोपाल आएंगे तो हम शायद भोपाल में सवाल करें और आप अनादि टीवी के माध्यम से जवाब दें। नहीं, इसमें अनावश्यक विवाद हो जाता है। और देखिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। किसी भी दल में कोई कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई नहीं बन सकता। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी से जुड़ के, उसकी सदस्यता लेके, हम उसके संगठन और उसके अनुशासन के पालन के दायरे में हम अपने आप को ले आते हैं। मैं अलग से लड़ रहा हूं तो फिर मैं जो करूं, मैं किसी दल का या किसी समूह का या संगठन का सदस्य नहीं हूं, तो फिर मेरी मर्जी, मैं पहल करूंगा, मैं ये बनना चाहता, ये करना चाहता। लेकिन अगर आपने एक सोचे समझे निर्णय के तहत एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का, टीएस बाबा सिंबल से तो नहीं लड़े, पंजा छाप सिंबल से लड़े, तो पंजा छाप के नाम पे वोट मांगा। लेकिन सिंबल तो टीएस बाबा के हाथ में भी था। चेहरा टीएस बाबा का है, लेकिन आशीर्वाद कहें या साथ कहें, तो ये पंजे का एक बड़ा व्यापक संगठन के हिस्से के रूप में फिर आपको, तो स्वच्छंदता या स्वेच्छाकारिता ये एकदम सीमित होती है और सीमित होनी भी चाहिए।
उस दायरे के अंदर ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जो सीधे हाईकमांड के दायरे में रहते हैं। आप लोगों ने कोई खास रणनीति से चुनाव लड़ा होगा जो इतनी मेजोरिटी से आपने 15 साल पुरानी रमन सरकार को उखाड़ फेंका। अब चूंकि फिर अब चुनाव सामने आ रहे हैं, अब आप परीक्षा की घड़ी पर भी रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये काम काज जो कुछ भी हो रहा है वो संतोषजनक है? आगे आप भी ऐसा ही कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं? रमन सिंह जी के तीसरे कार्यकाल में 10 साल से 15 साल के बीच वाले में हम लोगों ने संगठन के माध्यम से भी काफ़ी काम किया जी। फील्ड में जाते थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी भी थे, पहले और भी थे, पर उनके आने के बाद फिर हम लोगों ने एक तरीके से काम करना चालू किया। दूसरी सरकार बनी, उसके साथ ही भूपेश बघेल जी पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे। नेता प्रतिपक्ष मुझे बाद में मनोनीत किया गया, यानी चुनाव वैसे हो गए थे। और साथ में इसके मैनिफेस्टो का काम चुनाव के पहले हम लोगों ने किया था। तो 5 साल लोगों के बीच में जाना और मैनिफेस्टो के माध्यम से जो लोगों तक पहुंच के हम लोगों ने लक्ष्य एक रखे कि हम ये आपके लिए करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो कारण बना कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बहुमत के साथ सरकार की जिम्मेदारी मिली। और अगले 5 साल की जो बात आपने की है, 2 साल में छत्तीसगढ़ मैनिफेस्टो के 36 प्रमुख लक्ष्य, ये हमारे 36 लक्ष्य थे और उनके सब लक्ष्य अगर आप देखेंगे अंदर मैनिफेस्टो में तो 280 बिंदु हैं। तो 280 बिंदु में 60 बिंदु हम लोग पूरे भी कर चुके हैं, शेष पे काम करना अभी बाकी है। कई सैद्धांतिक हैं कि आपको जल की नीति बनानी है, आपको जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाना है, आपको डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाना है, आपको वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए कानून लाना है। तो इसमें पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन ये नीतिगत मामला है। जल का उपयोग कैसे करना, नीतिगत मामला है। आपको खदान है छत्तीसगढ़ में, अगर प्राकृतिक संपदा से छत्तीसगढ़ संपन्न है तो इसका उपयोग कैसे करना, हम 1 साल में ख़त्म कर दें क्या? जितना कोयला है, पैसे की दिक्कत है, लाओ सबको बुलाओ, 1 साल में खोदो और जाओ भैया हमको पैसा दे दो। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी घोषणा पत्र का हिस्सा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमको छोड़ के जाना है। ये विचार नए नहीं है, ये वैश्विक और देश के स्तर पे चिंतन में रहते हैं। हम लोगों ने उसको अपनाया कि एक अपने लिए एक दिशा, सोच की दिशा उसको मैनिफेस्टो में भी डाली कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका 5 साल में नहीं निकाल लेना कि हम 5 साल तक रहेंगे, निकालो, उपयोग करो, फिर जो होगा बाद में देखना। एक नरवा घुरवा बारी गोठान वाला जो कॉन्सेप्ट लाए, ये गांधी जी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाला भी एक माना जा सकता है इसको। तो क्या इस पे बाकी में बेहतर काम हो रहा है या केवल ये स्लोगन ही बनकर रहने? स्लोगन नहीं है, काम भी हो रहा है। और ये चालू हुआ था गौ रक्षकों के क्रियाकलापों से। उस समय आप देखेंगे चुनाव के पहले एक विषाक्त वातावरण सा बन गया था, लोगों की हत्या हो रही थी, कहीं कोई बीफ खा रहा है तो उसको मार दिया, कहीं किसी के घर में घुस गए, कहीं कोई ले जा रहे हैं तो उसको तस्कर बना दिया, मारपीट की, जान भी चली गई, किसी को फांसी पे भी टांग दिया। तो एक विषैला वातावरण सा देश में बनने लग गया था और उसी समय चुनाव की बात थी। तो उस परिस्थिति से भी कि बात खबर आती थी यूपी से कि लोग परेशान हैं, किसान, कि कैसे करें। पहले तो हम मवेशी बेच देते थे, उसका उपयोग होता था हमारे खेत में, अब उपयोग के लायक नहीं है, अब वो मवेशियों को छुट्टा छोड़ दिया है, तो हमारे फसल भी चल रहे हैं, अब उसकी देखभाल कौन करेगा। कई जगह से ऐसी बातें भी आने लग गई थी। तो उसके प्रबंधन से ये चालू हुआ था कि पशु वंश के लिए जगह हम हर गांव में, हर पंचायत में बनाएंगे, ताकि वहां पर ऐसी स्थिति में लावारिस मवेशी अगर हैं तो उनका भी कोई ना कोई प्रबंधन होगा। वहां उनको रखेंगे तो पानी भी चाहिए, पानी है तो कहीं से हमको लाना है, नदी नाला होगा, उसका संवर्धन करेंगे। और मवेशी रहेंगे तो गोबर खाद भी मिलेगा, पशुधन रहेगा तो प्राकृतिक खाद भी हमको मिलेगा, और उसका उपयोग कहाँ करेंगे, खेत बाड़ी में करेंगे। तो इसको लिंक करके ये NGGB के नाम पे नरवा पानी, गरुआ पशुवंश, घुरवा ऑर्गेनिक मैन्योर, और बाड़ी खेती में आप सब्जी में लगाओ चाहे खेत में डालो, उसका उपयोग करना। वहां से ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट बनाया, आज उसको गवर्नमेंट लागू कर रही है। 11,664 हमारी पंचायतें हैं। कहीं कहीं जमीन के झगड़े हैं, कहीं जमीन की दिक्कत जा रही है, तो जहां कम से कम दिक्कत थी उनको पहले हमने लिया, और आज 7,000 से ज़्यादा पंचायतों को चिन्हांकित करके काम करना, और टारगेट है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में सब जगह काम चालू हो जाए।
तो यथास्थिति हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि सभी पंचायतों में ये काम कर लें, फिर विचार करेंगे कि गांव में जाना कि नहीं, और इसको स्वावलंबी बनाना। कि जो गोबर की बात कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनाइए, जो बहनें आएंगी काम करने स्व सहायता समूह की, तो मवेशी को चराने वाले रहेंगे, तो गौ पालकों के लिए भी कोई व्यवस्था हो। सभी वर्ग का समावेश इसमें होता दिखाई दे रहा है, जो स्वावलंबी बने, जो मवेशी चराने के लिए गांव की व्यवस्था रहती है कि एक किसी को लगाया, वो चराने ले जाते हैं, चरा के लाए, शाम को घर में वापिस छोड़ दिया, तो उनको भी 10,000 रुपया प्रति माह सरकार पैसे उपलब्ध करा रही है। समितियां बना दी गई हैं, वो समितियों के माध्यम से ये गौपालक मान लें या जो चरवाहा मान लें, ये चरवाहों की व्यवस्था के लिए भी पैसे सरकार ने इतने उपलब्ध कराए। उसके आगे क्योंकि राशि बहुत लगेगी और वो संभव नहीं है कि सरकार बजट से दे सके, इसलिए उसको स्वावलंबी कि गोबर अगर आ रहा है तो उसका वर्मी कंपोस्ट बनाइए और बेचिए। तो न्यूनतम 10 रुपए उसका दाम तय कर दिया है। 14-14, 16-16 रुपए में बाहर के दूसरे प्रांतों की कंपनियों ने आके एमओयू भी कर लिया है। तो स्वावलंबी बनाना। मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदने का प्रयोग आपके यहाँ वाला शायद भाजपा सरकार लाने वाली है। लेकिन अब मेरा जवाब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जो है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो देश में छत्तीसगढ़िया कब राज करे टीएस बाबा? छत्तीसगढ़िया जब मौका मिले, ये तो परिस्थिति है और पार्टी है, जैसा बार बार नाम चलता है कि शायद आपको दिल्ली भी जाने की, आप कभी मेरी रुचि तो आपको भेजने की, छत्तीसगढ़ में काम करने की जी। तो छत्तीसगढ़ में राज करने की इच्छा आपकी है कि नंबर 1 पर आपका? छत्तीसगढ़ में काम करने की इच्छा, काम करने, जो हाईकमांड पार्टी संगठन जो स्थान देगा उस स्थान पे, जब तक लगेगा मुझे कि मैं उपयोगी हूँ, मैं पार्टी के लिए और लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब उपयोगिता नहीं है, तो फिर घर के काम है, नई पीढ़ी आगे आएगी, उन लोग जिम्मेदारियां संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीएस सिंहदेव। तो ये हैं टीएस सिंहदेव जी, जो कहते हैं कि वो जब तक उनकी उपयोगिता कांग्रेस में और छत्तीसगढ़ के लिए है, वो लगातार अपना समर्पण के साथ अपना काम करते रहेंगे, और जब उनको लगेगा कि अब विश्राम का वक्त है तो फिर वो समाज सेवा या अपने जो दूसरे घर परिवार के काम है वो करेंगे। लेकिन उनका मूल लक्ष्य वही है, छत्तीसगढ़ में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचे, हर व्यक्ति का कल्याण हो, और जो छत्तीसगढ़ सरकार जिन मुद्दों को लेकर बनी थी, उन मुद्दों को पूरी तरह से उन पर अमल किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। शायद यही वजह है कि बार बार कई बार उनकी जो है मुखर स्वर भी सुनाई देते हैं। अनादि शख्सियत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।